दूसरे पदार्थ है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, जो मैंने अभी बताया कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं का आकार समान होता है, या मैं कह सकता हूं कि इन अणुओं के धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, समपाती होते। क्या होते हैं, समपाती। जैसे कि और इनका स्वयं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। क्यों? जैसे मैंने लिखा H2 हाँ कैसे बनेगा, H एक H ऐसा ही और H प्लस कहीं विद्युत द्विध्रुव बनेगा क्या? नहीं बनेगा, विद्युत द्विध्रुव बनेगा ही नहीं, क्योंकि माइनस आवेश है ही नहीं है। समझ में बात? ठीक है, कहीं विद्युत द्विध्रुव बनता ही नहीं है इनमें। ठीक है, इसलिए इनका स्वयं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। समझ? जैसे मैंने लिखा I2N2 ठीक है, एक N ये एक N ये, I2 भी कैसा है, अध्रुवीय होता है। ठीक है, इनका स्वयं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य क्यों होता है, मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना रहे हैं क्या, नहीं बनाते। समझ में नहीं बात? ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण नहीं करते, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भांति व्यवहार ही नहीं करते। समझ में नहीं बात? ठीक है, जब व्यवहार नहीं करते तो स्वयं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। स्टार्टिंग से ऐसे होते हैं पदार्थ। तो लिखो, पहले प्रवास लिखो, ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश तथा ऋणावेश, ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश तथा ऋणावेशों ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र समपाती होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र समपाती होते हैं, अर्थात अणुओं का आकार समान होता है। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे H2N2 I2, और देखो ध्यान से CO2 भी है, H2N2 I2 CO2। तो देखो H2 भी बना देता हूँ सर इसको, H आई बताऊँ CO2 को बनाऊँ, H प्लस में है, ये दोनों का आकार क्या है, समान है। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या होगा, 0। ये तो किसकी है, H2। एक और बनाओ, देखो एक किसी बना देता हूँ CO2, किसकी, CO2। देखो CO2 क्या बनाएंगे, हाँ कार्बन के, अच्छा CO2 ठीक है, कार्बन कितने पे है, 6, ऑक्सीजन कितने पे है, 8 पे। ठीक है, तो कार्बन कैसा होता है,
प्लस में, O2 क्या होता है माइनस में, ठीक है। O2 कैसा होता है माइनस में होता है, C कैसा होता है प्लस। अभी देखो तीनों बना देता हूं मैंने किसी में, C O O, पहले दो बनाओ, देखो यहाँ देखो 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 जल्दी फटाफट बना लो। ये माइनस ये प्लस, इसने अपना विद्युत द्विध्रुव आवेश इधर उत्पन्न करा, इसने अपना विद्युत द्विध्रुव आवेश इधर उत्पन्न करा, जितना इसने इधर किया उतना ही इसने इधर किया, दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, विद्युत द्विध्रुव आवेश क्या हुआ शून्य। क्या हुआ शून्य। तो इस अणु का भी इसकी संरचना के अकॉर्डिंग इस अणु का विद्युत द्विध्रुव स्वयं का विद्युत द्विध्रुव आवेश क्या है शून्य है। भैया ये एक विद्युत द्विध्रुव को इस तरह काम किया, ये एक विद्युत द्विध्रुव तरह काम किया, दिशा सुनो दिशा माइनस, ये क्या है प्लस, माइनस से प्लस की ओर तो इसी कारण प्लस ऐसे होगी दिशा, माइनस से प्लस की ओर इसी कारण दिशा ऐसे होगी, परिमाण दोनों का समान होगा, पर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा विद्युत द्विध्रुव आवेश क्या होगा शून्य होगा दोनों राशि। हाँ अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का स्वयं का क्या होता है शून्य होता है। तो नीचे लिखो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का स्वयं का, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का स्वयं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है शून्य होता है। तो ये आपको पता चल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्वयं में क्या है शून्य। अब इनको मैं रख रहा हूं बाह्य विद्युत क्षेत्र में। अब देखते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या होता है। तो देखो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों पर अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। हाँ सबसे पहले मैं बात करूं, जब इनको मैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखूंगा तो बताओ नेट या परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। जब इनका स्वयं का शून्य है तो इनको विद्युत क्षेत्र नहीं है वहां रख दूंगा तो अभी क्या होगा शून्य ही होगा, ठीक है। जब इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है तो मैं डायग्राम कैसे बना सकता हूँ, ये मैंने कोई विद्युत क्षेत्र के लिए बना लिया और यानी कि मैं E बराबर क्या है 0। इनके केंद्र क्या होते हैं संपाती, तो संपाती केंद्रों को मैंने ऐसे बना लिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और मैं लिख सकता हूं PR बराबर में 0। जब इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है तो पहले से इनका स्वयं का क्या है विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है शून्य, और जब विद्युत क्षेत्र है ही नहीं पहले से V का शून्य है तो परिणाम क्या होगा शून्य। तो देखो इसमें जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा जाता है
तो इनका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जिससे इनके धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र जिससे इनके धनावेशों के केंद्र संपाती होते हैं। ये बना दो, ये बना दो। हाँ सुनो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? शून्य। लेकिन सुनो, जब इनको मैंने रख दिया, कहाँ रख दिया बताओ? विद्युत क्षेत्र में। कहाँ रख दिया? विद्युत क्षेत्र में। ये तो विद्युत क्षेत्र शून्य था, अब मैंने इन्हीं पदार्थों को रख दिया विद्युत क्षेत्र प्लस विद्युत क्षेत्र मान लिया, और ये अब सुनो, यही पदार्थ है, इनमें धनावेश भी है ऋणावेश भी, और इनको कहाँ रख दिया मैंने? विद्युत क्षेत्र। पहले इनके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था ही, जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र में रखा तो भैया धनावेश पर एक विद्युत बल कार्य करेगा, और वो करेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणावेश पर एक विद्युत बल कार्य करेगा, और वो करेगा धनावेश के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ध्यान सुनो, और करता है किसी भी धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल किसकी दिशा में होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यही मैंने उठा कर ये चीज मैंने उठा के यहाँ रखी। तो ये जो धनावेश है इस पे बल लगेगा, और ये धनावेश पे जब बल लगेगा, धनावेश इधर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र दिशा में, और ये ऋणावेश पर विपरीत दिशा में बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के, तो ये इधर खिसक जाएगा। जब एक साइड धनावेश आ जाएगा, एक साइड ऋणावेश आ जाएगा, तो अब तो क्या बन जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विद्युत द्विध्रुव। अच्छा, ये कब तक इधर उधर जाते रहेंगे? जब तक बल लगता रहेगा तो ठीक है, लेकिन बल तो लगता ही रहेगा। जब तक इधर उधर जाते रहेंगे, जब तक खिंचाव उत्पन्न होता रहेगा, जब तक बाहर से लगने वाला, बाहर से कौन लगा रहा है? विद्युत क्षेत्र, और आंतरिक कौन लगा रहा है? उन दोनों की मदद लग रहा है। बाह्य बल का मान आंतरिक बल के जब तक बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये कहाँ जाएंगे? दूर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दूर जाएंगे। तो किस प्रकार से आ जाएंगे? यहाँ आ जाएगा धनावेश, और यहाँ आ जाएगा ऋणावेश। एक साथ धनावेश आ जाएगा, एक साथ ऋणावेश आ जाएगा। अब इनके मध्य में क्या हो जाएंगे? इनके मध्य में तो दूरी आ गई। इनके मध्य में पहले दूरी थी नहीं इनके केंद्र में, अब दूरी आ गई, तो दूरी आ गई क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, जिससे परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? प्राप्त होगा। समझ में आई बात? तो लिखो इसमें। हाँ हाँ हाँ, लिखो, जब ध्रुवीय जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो अध्रुवीय अणुओं के धनावेश पर, अध्रुवीय अणुओं के धनावेश पर अध्रुवीय अणुओं के धनावेश पर
विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है जिसके कारण धनावेश पर खिंचाव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। जिसके कारण धनावेश पर खिंचाव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, जबकि ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, जिससे ऋणावेश का खिंचाव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। जब ऋणावेश का खिंचाव विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है, जब बाह्य बल का मान आंतरिक बल के बराबर हो जाता है। जब बाह्य बल का मान आंतरिक बल के बराबर हो जाता है, जब बाह्य बल का मान आंतरिक बल के बराबर हो जाता है, बाह्य बल के बराबर हो जाता है, तो अध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय पदार्थ में बदल जाता है। तो अध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय पदार्थ में बदल जाता है। अध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय पदार्थ में बदल जाता है, जिससे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। PR बनाओ इसको। इसके बाद में कुछ 2-3 परिभाषाएं, जो परिभाषा लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जाती है। तो परिभाषा लिखे आप, पहली पहली डालें। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। हाँ बता दो, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण क्या होगा? अचानक चलेगा। हाँ, परावैद्युत पदार्थ का आगे बदल जाएंगे, आगे तो चालक की वक्त नहीं, संधारित्र पदार्थ। ये 2 पार्ट है, पदार्थ एक परावैद्युत पदार्थ, दूसरा धारता, 2 भाग है इसके। अब देखो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। अच्छा, मैंने 2 कंडीशन बताई आपको, एक ध्रुवीय की बताई, एक ध्रुवीय। दोनों ही कंडीशन में जब हम बाहर विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो क्या उत्पन्न हो रहा है? द्विध्रुव आघूर्ण, स्वतः ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। तो देखो कहते किसे, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें स्वतः ही परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। क्या कहते हैं? ध्रुवण। 2 प्रकार के ध्रुवण होता है, एक ध्रुवण बाह्य आघूर्ण करना, एक मेरे प्रकार
क्लास में बताया था ध्रुवण, बताया नहीं बताया, पोलराइजेशन बताया था वहाँ, ठीक है। तो वहाँ अलग था ध्रुवण, वहाँ एक ही दिशा में व्यवस्थित करना था, प्रकाश यहाँ अलग है। यहाँ क्या कह रहा हूँ, यहाँ कह रहा हूँ कि किसी भी पदार्थ ध्रुवीय ध्रुवीय पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। लिखो, तो लिखो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बाह्य विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। हाँ, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है। हाँ, अब आगे ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश पी वेक्टर से मत करते, ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश हाँ, किसी, सुन लो पहले एक बार सुन लो, किसी भी परावैद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश। इकाई आयतन, ध्यान रखना, इकाई आयतन में जितना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वही क्या कहलाएगा, ध्रुवण सदिश कहलाएगा। तो लिखो, किसी परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में किसी परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण सदिश कहते हैं। इसे पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इसे पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। ध्रुवण सदिश का मान विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ध्रुवण सदिश का मान विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। ध्रुवण सदिश का मान किससे समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र के। तो देखो क्या विद्युत क्षेत्र पी वेक्टर मान लिया, तो देखो पी वेक्टर समानुपाती पी वेक्टर समानुपाती चिन्ह हटेगा यहाँ से, तो एक नियतांक आ जाता है और वो आ जाता है काई ई। क्या जाता है, काई ई। समझने की बात, ठीक है। काई ई वेक्टर, काई ई एक समानुपाती नियतांक है जिसे वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ एक समानुपाती नियतांक आ गया, तो यहाँ लिखिए काई ई एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको,
वैद्युत प्रवृत्ति का मान पूछता है, कहते हैं यहाँ से वैद्युत प्रवृत्ति का मान क्या आ जाएगा, काई ई बराबर में पी वेक्टर घटे में क्या आ जाएगा, ई वेक्टर। ठीक है, ये मान के साथ लेना इसका। अच्छा, वैद्युत प्रवृत्ति होती क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो ये बताती, ये ध्रुवता की माप है। क्या ध्रुवण में पढ़ा रहा हूँ मैं, ये ध्रुवता की माप होती है और ये विमाहीन राशि होती है। क्या होती है, विमाहीन राशि होती है। समझ में नहीं बात, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मात्रक ई वेक्टर का होता है वही पी वेक्टर का होता है, क्योंकि पी वेक्टर में ध्रुवण में केवल आपने पढ़ा होगा प्रकाश वाले में विद्युत क्षेत्र के ही कंपन होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कंपन नहीं होते हैं। समझ में बात, तो ये विमाहीन राशि होती है। कैसी राशि होती है, विमाहीन और मात्रकहीन। ठीक है, तो आप ये उतारो, यहाँ पर लगा दो, निकल जाओ। काई ई एक समानुपाती नियतांक है, उसे वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। बना लेंगे ना कि पढ़ना पड़ो तक चिन्ह कहाँ पढ़ो ना। ये वेक्टर भी वो फॉर्मूला का है कैसे हैं, ये वेक्टर बराबर ये हाँ वेक्टर हाँ पी वेक्टर हमेशा परावैद्युत पदार्थों, सुनो, परावैद्युत पदार्थों में हमेशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, विद्युत ये ध्रुवण सदिश का मान हमेशा समानुपाती हो। किसके, अरे सिंपल सी बात है, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम बढ़ाएंगे तो संरेखण बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अरे भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएंगे तो जो पदार्थ है वो विद्युत क्षेत्र की ओर ज्यादा आकर्षित ना होंगे क्या, तो वही। और विद्युत ध्रुवण की जो मात्रा है इकाई आयतन में वो ध्रुवण सदिश कहलाती है। बस यही है। हाँ नीचे लिखो, स्टार्ट में काई ई एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। काई ई एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है। हाँ एक और रेखीय समदैशिक पदार्थ, एक और परिभाषा देखो, रेखीय समदैशिक पदार्थ, ये भी परिभाषा आती है। रेखीय समदैशिक पदार्थ कई परिभाषा है, देखो। हाँ सुनो, ये बहुत सरल है, तो मैं बता दी वही चीज है। ऐसे पदार्थ जिनमें, सुनो, ऐसे पदार्थ जिनमें ध्रुवण सदिश का मान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समानुपाती होता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, रेखीय समदैशिक पदार्थ। तो देखो, ऐसे पदार्थ जिनमें ध्रुवण सदिश का मान, ऐसे पदार्थ जिनमें ध्रुवण सदिश का मान विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, रेखीय समदैशिक पदार्थ कहलाते हैं। रेखीय समदैशिक पदार्थ कहलाते हैं, रेखीय समदैशिक पदार्थ कहलाते हैं, रेखीय समदैशिक पदार्थ कहलाते हैं। तो देखो, तो अब तक मैंने आपको, देखो यहाँ तक का जो पोर्शन कराया है एक बार आप सुन लें। मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा के चालन के आधार पदार्थ के प्रकार के दो प्रकार, कौन कौन से, चालक और कुचालक। कुचालक को क्या नाम दिया है, विद्युत विरोधी। चालक पदार्थ कौन से होते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। कुचालक कौन से होते हैं, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता।
तो चालक पदार्थों का दूसरा नाम क्या है? परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो स्वयं धारा का चालन तो नहीं करते, जिनमें धारा का चालन तो नहीं होता, लेकिन यदि उन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो या तो विद्युत क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे या विद्युत क्षेत्र क्या होंगे? पृथ्वी के साथ। मतलब कौन सा प्रभाव उत्पन्न करेंगे? विद्युत क्षेत्र का जो के कारण जो प्रभाव है उसका प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय कौन से होते हैं? जिनमें ऐसे पदार्थ जिनके धनावेश और ऋणावेशों के जो केंद्र है वो संपाती नहीं होते, अलग अलग होते, पृथक होते, अर्थात इनका आकार समान नहीं होता। ठीक है, जैसे कि HCl होता है, मैंने समझ बात, HCl है, और कौन सा बताया था मैंने? H2O है। ये सभी कैसे पदार्थ हैं? ये पदार्थ हैं ध्रुवीय। अच्छा, ध्रुवीय पदार्थों का स्वयं का क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जब इनको अनुपस्थिति में रखते हैं इसकी विद्युत क्षेत्र की, तो भैया ये कैसी श्रृंखला बनाते हैं? बंद श्रृंखला, या फिर अनियमित गति करते हैं, जिससे इनका परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, जैसे ही इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इन पर एक बलाघूर्ण कार्य करने लग जाता है, जिससे किसकी ओर संरेखित हो जाते हैं? विद्युत क्षेत्र की ओर क्या हो जाते हैं? संरेखित हो जाते हैं। और जब विद्युत क्षेत्र की ओर संरेखित हो जाएंगे तो इनमें एक क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अब अध्रुवीय। अध्रुवीय पदार्थ कैसे होते हैं? जिनके धनावेश और ऋणावेश केंद्र क्या नहीं होते? संपाती नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इनका संपाती होते हैं, ध्यान रखना, इनका आकार समान होता है। क्या होता है? आकार समान होता है। जैसे कि I2N2H2CO2 दो चार लिखा है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी के आधार पर पता चलता है हर प्रॉपर्टी, पदार्थ की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो इनमें क्या होता है कि इनका स्वयं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, लेकिन ये जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो धनावेश चला जाता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, बल्कि और ऋणावेश विपरीत दिशा में चला जाता है, जिससे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है भैया। ठीक है, और जिससे हम कह सकते हैं कि इन पदार्थों में परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। परावैद्युत पदार्थों में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेरित होना ही क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, आगे रेखीय समदैशिक पदार्थ मैंने आपको बताए, ऐसे पदार्थ जिनमें ध्रुवण सदिश किसके समानुपाती हो? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ध्रुवण सदिश क्या होता है? इकाई आयतन में, परावैद्युत पदार्थ के इकाई आयतन में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा है वही क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी ध्रुवण सदिश कहलाती है। और ध्रुवण सदिश किसके समानुपाती होता है? विद्युत क्षेत्र के। जब समानुपाती करेंगे तो एक नियतांक आ जाएगा काई ई। काई ई एक समानुपाती नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रवृत्ति। वैद्युत प्रवृत्ति है क्या चीज? यह ध्रुवता की माप है। किसकी माप है? ध्रुवता की। ये मात्रा की होती है और विमाहीन होती है। ये मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, समझ में आई बात? ठीक है, अब आप नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए मैं रोकूं इसको। हाँ, देखो अगला जो पोर्शन है इसका वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अरे एक बात सुनो, धारता का मतलब सब समझते हैं, कैपेसिटेंस का मतलब आप समझते हैं। कैपेसिटी धारता क्या होती है? ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कह सकते हैं, कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। देखो धारता का मतलब नॉर्मली जो धारता का मतलब होता है वो होता है ग्रहण करने की क्षमता। क्या होता है? ग्रहण करने की क्षमता। समझ में नहीं बात? धारता का जो बेसिक मतलब होता है ग्रहण करने की क्षमता। जैसे कि मैं कहूँ कि कोई पात्र है उसमें 10 लीटर जला सकता है तो उसकी धारता कितनी हुई? 10 लीटर। समझ में बात? लेकिन यहाँ एक बार आया विद्युत धारता। तो विद्युत धारता क्या हुआ? किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत धारता कहलाती है। अरे एक बात है, ये कोई चालक है, जब इसको आवेश देंगे, ठीक है, ये आवेश देंगे तो आवेश दिया माने इसे धनावेश है। ठीक है, धनावेश और धनावेश ही में इसको बाहर से दिया तो धनावेश में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा।
क्या होगा? प्रतिकर्षण। ध्यान सुनो इस बात को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि हम किसी भी चालक को आवेश दे सकते हैं, किसी भी चालक से आवेश ले सकते हैं। मैंने इस धनावेश चालक को आवेश दिया, तो इन धनावेश को दिया तो इनसे क्या होगा? प्रतिकर्षण। और जब प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या होगा? कार्य संपन्न होगा। और जब कार्य संपन्न होता है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, तो विभव के मान में क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, नहीं होती है? मैंने बताई थी, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन ही था ये, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास आता है, समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और हम पास ला रहे हैं इनको, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होगा। और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य धनात्मक स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो किसका मान बढ़ जाएगा? विद्युत विभव का मान बढ़ जाएगा। समझ में आएगी बात? ठीक है, ये बात आप ध्यान से सुनो कि मैं किसी भी चालक को आवेश दूं या चालक से आवेश लूं तो उसके विभव के मान में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? होगा। समझ में आई बात? किसके मान में परिवर्तन होता है? उसके विभव के मान में परिवर्तन होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि उसके विभव के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात ये तो आप दिमाग में रख लो कि विभव का मान परिवर्तित होगा। ठीक है, अब सुनो, कोई भी चालक है वो जितना आवेश ग्रहण कर सकता है वही क्या कहलाती है? उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, जब विद्युत धारिता कहलाती है तो पहले आप थोड़ी सी परिभाषा लिखो इसकी। विद्युत धारिता विद्युत धारिता लिखो, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता, किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। विद्युत धारिता कहलाती है। अब एक बात सुनो, मैंने कहीं जब किसी चालक को आवेश दे रहे हैं तो विभव में क्या होगी? वृद्धि। और जब किसी चालक से आवेश ले रहे हैं तो विभव में क्या होगी? कमी। ठीक है, तो जो वृद्धि और कमी विभव में हो रही है वो हमेशा किसके अनुपात में होती है? वो हमेशा किसके अनुपात में होती है? आवेश के अनुपात। किसके? आवेश। आपने 10 कूलम आवेश दिया तो उसका विभव 10 कूलम आवेश के अनुपात में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपने 10 कूलम आवेश लिया तो उसके हिसाब से ही क्या हो जाएगा? कम। कहने का मतलब क्या है? आवेश किसके समानुपाती है? विभव के। किसके? विभव के। समझ में? किसी भी चालक को आवेश दिया गया आवेश किसके समानुपाती होता है? उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? समानुपाती होता है। तो नीचे एक लाइन लिखो इसके, किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव का मान आवेश के अनुपात में, किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव का मान उसी अनुपात में बढ़ता है। उसी अनुपात में बढ़ता है। उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, नीचे देखो, अर्थात दिया गया आवेश विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। अर्थात दिया गया आवेश विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। दिया गया आवेश विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है।
विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। ठीक है, नीचे देखो, यदि किसी चालक को Q आवेश स्मॉल q आवेश देने पर विभव में वृद्धि, Q आवेश देने पर विभव में वृद्धि Q आवेश देने पर विभव में वृद्धि V है। देखो Q समानुपाती V, Q समानुपाती क्या आ जाएगा V, और क्या आ जाएगा बताओ, Q बराबर में, बताओ Q बराबर में आ जाता है CV। ये नियतांक कैसी है, नियतांक कैसे क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, यानी कि C एक नियतांक है, नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता कहते हैं। भैया मान निकालो यहाँ C का मान निकाल देता हूँ। C बराबर में क्या आ जाएगा, Q बटे में V, Q बटे में क्या जाएगा V, Q बराबर में CV। हाँ, धारिता में एक परिभाषा, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में वृद्धि का अनुपात ही बदलाता है, विद्युत धारिता कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको फटाफट लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे यहाँ। ठीक है, और देखो उतार के यहाँ तक, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि किसी चालक को दिया गया आवेश, अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि किसी चालक को दिया गया आवेश किसी चालक को दिया गया आवेश और विभव में वृद्धि का अनुपात विद्युत धारिता कहलाता है। हाँ भैया, Q बाय V के मध्य ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, हाँ भाई, समानुपाती ग्राफ कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे ले लिया मैंने ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ ले लिया मैंने Q, क्या ले लिया Q, और यहाँ ले लिया मैंने क्या ले लिया V, कोण बना दिया मैंने थीटा, क्या बना दिया थीटा। ये क्या हो जाएगा C। तो बताओ क्या आ जाएगा अपने पास C बराबर में, देखो C बराबर में क्या आ जाएगा। ठीक है, देखो लंबाई दे रखी है ना, इसकी लंबाई और आधार ऊंचाई दे रखी है, आधार और लंबाई। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा C बराबर में, या मैं कह सकता हूँ tan थीटा, ऐसे सकता हूँ मैं tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब कितना है Q बटे में क्या आ जाएगा V, सिंबल ले लेंगे ना, समकोण सिंबल ले लेंगे। ठीक है, अब ये आ जाएगा, और ये C के बराबर, ये जो ढाल है ये क्या है, C क्या है, ढाल है ग्राफ का। ये किसी tan थीटा निकालते हैं, कितना होगा C के, तो C बराबर ले लेंगे tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा मान पर है ही है, तो C बराबर क्या आ जाएगा Q बटे में, ढाल तो जाने सब, स्लोप निकालो जाने ना, किसी ग्राफ का स्लोप tan थीटा में निकालते हैं, किसमें निकालते हैं tan थीटा में निकालते हैं। किसी भी ग्राफ का स्लोप, जो भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं उसका स्लोप निकाल दें tan थीटा में, समझ में आप। ठीक है, तो नीचे लिखो, इसमें थोड़ा सा लिखो, नीचे लिखो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फैराड होता है।
यह बड़ा मात्रक होता है इसलिए अन्य मात्रक माइक्रोफैरड, माइक्रो का मतलब उसकी कहा 6 फैरड, ठीक है। पिकोफैरड यहाँ मतलब 10 की घात -9 फैरड और 10 माइक्रो नैनो फैरड और पिकोफैरड, पिको का मतलब 10 की घात 12। इनका उपयोग करते हैं, छोटे मात्रा का उपयोग करते हैं। एक तुम विभव बनाया, धारता की विभव, विद्युत धारता की विभव। धारता की विभव देखो विद्युत धारता की विभव क्या होगी, सूत्र क्या होगा, Q गुण में V, सूत्र लेते हैं C बराबर में Q बटे में V। अच्छा देखो Q की विभव क्या होती है, A1 T1, देखो A1 और T1 ये तो है ही Q की। हाँ भैया ये क्या होता है, कार्य बटे आवेश, तो इसी कार्य की क्या हो गई, कार्य की लिखो, कार्य की क्या हो गई M1 L2 T-2 है, ये होगी ना कार्य की। नीचे फिर आवेश आवे ना, कार्य बटे आवेश को होगा विभव, तो नीचे A1 T1 ये कहाँ चल जाएगा, भिन्न तो ऊपर चल जाएगा, तो विभव फाइनली क्या होगी बताओ, विभव A1 T1 ऊपर आ गया और T-2 कहाँ है नीचे, ये भी कहाँ जाएगा ऊपर। अब सुनो निकाल दो, C बराबर में देखो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा n की घात -1, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा n की घात -2, ठीक है। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की घात कितनी हो जाएगी 4, t की घात 4 और ये a की घात 2, ये जाएगी तो देख लो एक बार, सही है। तो ये इसकी क्या निकाल दी, विभव, ठीक है। बाकी का कराएंगे नेक्स्ट कराएंगे, ठीक है।